ये पुरुषों की समस्याएं होती क्या हैं बेसिकली? अर्ली इजैकुलेशन होना, स्पर्म काउंट बहुत लो हो जाता है, फर्टिलिटी में काफी इश्यूज रहते हैं। इनका मेजर रूट कॉज होता क्या है? डाइट और लाइफस्टाइल। कुछ वियाग्रा जैसी मेडिसिन नशे का सहारा भी लेते हैं। जैसे बॉडी की कैपेसिटी ब्लड बनाने की, ऐसी उसकी शुगर बनाने की भी है। लेमैन इंसान इसको कैसे जान सकता है कि ये समस्याएं मेरे साथ हैं? डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, उनका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह लो ये हमारे देश का, मेल एजुकेशन कह लो या सेक्सुअल एजुकेशन कह लो, तो है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, CEO दीप आयुर्वेदा, और मेरे साथ हैं हमारे फाउंडर डॉक्टर बलदीप कौर। वजायुप्राश के ऊपर हम काफी वीडियो लेके आए पहले। वजायुप्राश कैसे बनता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये बहुत ही वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। सो आज मेरे साथ डॉक्टर बलदीप कौर है। सबसे पहले तो डॉक्टर बलदीप कौर, धन्यवाद, आपने टाइम दिया। डॉक्टर बलदीप कौर को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बलदीप कौर ने 2007 में एक छोटे से क्लिनिक से अपनी प्रैक्टिस यानी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू करी थी, एंड लेटर इन 2014 डॉक्टर बलदीप कौर और हम सभी ने एंट्री करी आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में। और उसका सबसे बड़ा रीजन था, कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो गुणवत्ता है ना, उसमें अडल्ट्रेशन, मैनिपुलेशन। क्योंकि जब डॉक्टर बलदीप प्रैक्टिस करते थे तो इनका कहना है कि वो रिजल्ट नहीं मिलते थे जो ये खुद के अपनी फार्मेसी में छोटे छोटे बैचेस बना के पा पाती थी। दैट इज द रीजन टू एंटर अस इन मैन्युफैक्चरिंग। सो इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो है आज वजायुप्राश कैसे डेवलप हुआ, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, और डॉक्टर साहब के जो अनुभव है क्लिनिकल प्रैक्टिस पुरुषों की समस्याओं के लिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर बलदीप को सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऑस्ट्रेलिया से भी आए लास्ट वीक और आपने टाइम दिया। तो मैं यहाँ पे एक जानना चाहूंगा कि हम अक्सर बात करते हैं पुरुषों की समस्याओं से, ये पुरुषों की समस्याएं होती क्या हैं बेसिकली, यहीं से शुरुआत करते हैं। जी, पुरुषों की समस्याएं जैसे कि अर्ली इजैकुलेशन होना, जी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिबिडो की कमी रहना, उसके अलावा जैसे लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं, स्पर्म काउंट बहुत लो हो जाता है, फर्टिलिटी में काफ़ी इश्यूज रहते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी समस्याएं हैं जो आजकल मेल्स को होती है। ओके, सो दोस्तों, आपने जाना कि पुरुषों की समस्याएं होती क्या है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी बताइए हमें कि ये जो समस्याएं आपने बताई, इनका मेजर रूट कॉज होता क्या है, क्या कॉज होता है पुरुषों की समस्याओं के लिए? जितनी भी आपको मैंने पुरुषों से रिलेटेड समस्याएं बताई, इसके जो रीजंस हैं, जैसे हम अपने पहले वीडियोस में या पॉडकास्ट में कहते हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल। डाइट यानी कि अगर आप प्रॉपर एक बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हो तो आपके अंदर कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कई बार आयरन लेवल्स लो हो जाते हैं, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाती है। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल में जैसे आपका बहुत ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप 9 to 5 जॉब करते हो, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं है, तो क्योंकि बॉडी का पार्ट है वो भी, तो वीकनेस हर एक बॉडी पार्ट में आ जाती है। उसके साथ आपकी सोशल लाइफ, इमोशनल लाइफ कैसी है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, ये सब भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि ये सब रिलेटेड होता है आपकी मेंटल हेल्थ से। सो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अपसेट हो जाती हैं अगर आपका डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। उसके साथ साथ आपका स्लीप, अगर नींद कैसी है, आपको रिलैक्सेशन प्रॉपर से अच्छे से नींद आती है कि नहीं आती, क्योंकि अगर नींद अच्छी नहीं आएगी तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारे, इसमें अगर हम इसको इलेबोरेट करके बात करेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स आते हैं, जिसमें एक बहुत ही नेग्लेक्टेड जो फैक्टर है आज के टाइम में, जो मेल हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी। जैसे आपने पहले देखा होगा कि हमारे इंडियन कल्चर में, भारतीय समाज में लाइफ को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें फर्स्ट में आप स्टूडेंट लाइफ जीते हैं 25 ईयर्स तक, और उस टाइम आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, जिसको ब्रह्मचार्य आश्रम व्यायाम कहते हैं, कि सेलिबेसी से रहना, स्टडी करना। उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन स्टार्ट होता है 25 to 50, और 50 के बाद to 75 वानप्रस्थ आश्रम, और फिर देन संन्यास आश्रम। उसका एक पर्पज था, उसका पर्पज ये था कि जब आप स्टूडेंट होते हैं, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आपकी जो धातु मेच्योर होती है, जो आपकी बॉडी में ओज बनता है, जिसको आप विल पावर कह लो, या आप उसको स्ट्रेंथ कह लो, या उसको इम्यूनिटी कह लो आज के मॉडर्न के हिसाब से, वो 25 ईयर्स तक की एज होती है जब वो पूरी मेच्योर हो जाती है। जब एक ह्यूमन का लाइफ स्पैन जो था वो 100 ईयर्स का है। आजकल लाइफ स्पैन इसीलिए कम हो गया क्योंकि जो लड़के या लड़कियां हैं वो बहुत जल्दी सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि लड़कियों में भी
बहुत जल्दी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है 10-11 की एज में, लड़कों में भी 10-11 से वो प्यूबर्टी हिट कर जाते हैं और वो जल्दी ही सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर अपना जो सीमेन है उसको वेस्ट करते हैं। उसको वेस्ट करने की बजाय उनका जो धातु पाक है, जो धातु है वो बन नहीं पाती और उससे उनकी बॉडी में एक परमानेंट वीकनेस जो है वो बनती चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है और उसी के बेसिस पे हमने ये वजायु प्राश को भी बनाया है। तो जाना दोस्तों, आपने कितनी बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब ने बड़ा एक्सप्लेन डिटेल आपको बताया। और ये जो डॉक्टर साहब आपने लास्ट में बताई कि भाई इंसान की जो लाइफ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ और जो स्टार्टिंग का जो फेस है 25 ईयर तक, वो उसके दौरान अगर हम अर्ली एजेस में अगर इस तरीके से सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो वो बहुत बड़ा कॉज बन सकता है। अगर डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग अर्ली एजेस में कुछ व्याग्रा जैसी मेडिसिन या कुछ नशे का सहारा भी लेते हैं, तो वो भी एक कॉज हो सकता है इसमें? बिल्कुल, वो भी एक कॉज है, क्योंकि ज्यादा प्लेजर लेने के चक्करों में मेल्स जो हैं वो इस फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये जो फर्टिलिटी की फिजियोलॉजी है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है जिसमें आपका पेनिस है, टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरॉन्स है, इनकी फिजियोलॉजी कैसी है और ये वर्क कैसे करते हैं जी। उसको मैक्सिमम प्लेजर लेने के चक्करों में वो कुछ केमिकल पिल जैसे कि वियाग्रा है या कोई स्टेरॉइडल पिल्स या कोई और भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें मार्केट में आती हैं वो यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपकी ओज धातु जो है वो क्षीण हो जाती है और जब आपकी ओज धातु क्षीण हो जाती है तो बॉडी में एक परमानेंट वीकनेस जो है वो बन जाती है। वो वीकनेस हम कई बार आप देखोगे मर्द या मेल बहुत फिजिकली फिट होता है, स्टिल उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने की मिलेंगी। अगर हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें वो बोलेंगे फिजिकल फिटनेस इज एवरीथिंग, कि फिजिकली बॉडी फिट है तो पर्सन ठीक है। ऐसा नहीं होता। फिजिकल फिटनेस के साथ आपकी मेंटल फिटनेस और आपके अंदर जो ओज धातु है अगर वो अच्छे से बनी हुई हो, प्रिजर्व नहीं करते आप, तो भी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज हमें ओपीडी में, जैसे हमारे डॉक्टर साहब के पास काफी पेशेंट्स आते हैं तो देखने को मिलता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल के साथ साथ जो स्ट्रेस लेवल है जी, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस तो सबसे बड़ा कारण है। तो कई लोग, हमने जैसे आपने अभी भी बोला है कि फिजिकल फिट होते हैं जी, हस्ट फुस्ट होते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनकी जो ये सेक्सुअल वीकनेस या लो स्टेमिना ये बहुत देखने को मिलता है। तो क्या ये जो स्ट्रेस लेवल है ये भी एज कम्पेयर टू, जैसे हमने कहा कि मेडिकल में व्याग्रा जैसी मेडिसिन या कुछ हो, इस स्ट्रेस लेवल को भी बहुत बड़ा कॉज माना जा सकता है? जी, स्ट्रेस तो बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि अगर हम बात करें मेन हेल्थ में अर्ली इजैकुलेशन की, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जी, इसका मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बहुत ज्यादा लिंक्ड है, क्योंकि ये मोर ओवर फिजिकल हेल्थ तो इसमें है ही है। अगर आप बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करते हैं या बचपन से आपने मैस्टरबेशन किया, आपकी धातु पहले से ही क्षीण है और उसके ऊपर आपको स्ट्रेस भी है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जो दोनों है ये होती है मैक्सिमम मेल्स में, और ये इतनी जल्दी क्योर नहीं होती। और जब आपको इसका क्योर करना होता है तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव पे काम करना पड़ता है। आपको फिजिकल हेल्थ पे भी करना पड़ता है, किसी तरह की बॉडी में अगर कोई वीकनेस है उसको भी कवर करना है। मेंटल हेल्थ में अगर आपको कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं या आपको स्लीप की डिस्टर्बेंसेस हैं या आपको सोशियो इकोनॉमिक कोई डिस्टर्बेंसेस हैं, तो उसको भी डॉक्टर जो हैं वो कंसीडर करते हैं और उसके लिए काउंसलिंग या फिर आयुर्वेदा में बहुत अच्छी अच्छी हर्ब्स, जैसे सभी को पता है अश्वगंधा है या ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, तो ऐसी हर्ब्स भी दी जाती हैं जो मेंटली उसको स्ट्रेस फ्री करती हैं। प्लस फिजिकल हेल्थ के लिए जैसे हमने वजायु बनाया, वजायु दिया जाता है। और अगर प्रॉब्लम स्टिल सॉल्व नहीं होती तो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन योग जो है वो आयुर्वेद के अंदर मौजूद है। वो फिर पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन करके हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपको डाइट बना के देते हैं। आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफस्टाइल देखते हुए उसका डाइट चार्ट बनता है। उसके साथ साथ उसको कुछ सप्लीमेंट्स आयुर्वेदा के दिए जाते हैं, साथ में उसको काउंसलिंग दी जाती है आयुर्वेदिक डॉक्टर के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट की द्वारा हमारे पास जो टीम है। तो उसकी टोटल प्रॉब्लम जो है हम तीनों एस्पेक्ट्स जो है वो स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद फिर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी जिक्र किया अर्ली एजेस में या मेंस्ट्रुएशन का आपने भी नाम लिया था, वो भी एक काफी बड़ा कोज है। तो कुछ हमने ऐसे भी सुना या ऐसे भी पढ़ा कि भाई जैसे ही यंग होते हैं बच्चे, 17-18 साल की एज में होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इतना कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी, तो ये क्या मिथ है या फैक्ट है इसमें भी? हमारे आयुर्वेद में तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से इसके बारे में सब कुछ समझाया गया।
अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो आयुर्वेद में धातु के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी हम फूड खाते हैं उससे पहले रस बनता है, यानी कि जूस निकलता है। जो भी उस फूड का उसमें से विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स जो भी अब्सॉर्ब होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसको हम रस कहते हैं। उसी रस से यानी कि उसी मिनरल, मेटल, विटामिन से फिर हमारी बॉडी जो है वो बनना शुरू होती है। पहले सबसे पहले ब्लड बनता है जी, रक्त जिसको हम कहते हैं। उसके बाद मांस, वही रक्त फिर जाके हमारे मांस यानी कि स्किन हो गया, मसल्स हो गए, इनको बनाता है जी। फिर मांस से ही मेद धातु का निर्माण होता है। मेद होता है जो हमारी बोन्स के अंदर सॉफ्ट टिश्यू या बोन मैरो जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेद धातु। फिर उससे अस्थि धातु, अस्थि धातु यानी कि बोन। मेद धातु में फैट आता है, जैसे जो बॉडी के अंदर फैट रहता है, जितना भी हमारे फैट बॉडी के अंदर डिपॉजिटेड होता है वो बॉडी के अंदर है या बॉडी के बाहर है। रस, रक्त, मांस और फिर मेद। फिर उसके बाद अस्थि धातु, अस्थि धातु के बाद मज्जा धातु जिसको हम की स्पेसिफिक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बोन मैरो है या हमारे जॉइंट्स के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है या ब्रेन के अंदर है, इसको हम मज्जा धातु बोलेंगे। उसके बाद इन सब धातुओं का सिलसिलेवार बनने के बाद फिर इन धातुओं के पाक से जो बनता है वो बनती है शुक्र धातु या आर्तव इन फीमेल्स। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने के बाद, तो अगर मतलब सातवीं धातु के बाद अगर सातवीं धातु आपकी बहुत अच्छी रहेगी तो आपकी आठवीं धातु बनती है। और ये पूरा 3 मंथ्स का प्रोसीजर रहता है, रस से लेके शुक्र धातु तक। तो अगर इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी बॉडी में बनती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ओवरहेड टैंक है उसमें भरा हुआ है और आप उसको वेस्ट करते जाते हैं। बॉडी की कैपेबिलिटी है, जैसे बॉडी की कैपेसिटी ब्लड बनाने की ऐसी उसकी शुक्र बनाने की भी है, और वो लिमिटेड क्वांटिटी में बनता है। क्योंकि ये सारी धातुओं का रस वो यूज करता है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है बॉडी के अंदर। और अगर आप उसको 3 मंथ्स में 300 टाइम्स वेस्ट करेंगे तो बॉडी उस चीज से रिकवर नहीं हो पाती और बॉडी उसको बनाने के लिए अपनी सारी एनर्जी यूज करती है और बॉडी के अंदर जनरल वीकनेस जो है वो आ जाती है। तो दोस्तों इतना बढ़िया तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेद के जो वो सब धातु कंसेप्ट है, यानी कि रस से लेके और लास्ट 8वीं धातु जो 7वीं धातु है, सब धातु जिसको बोलते हैं शुक्र धातु, वो बनती है। और अगर हम इसको ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे तो शरीर में कमजोरी तो आएगी और फिर उसके साथ साथ जो मेल से संबंधित समस्याएं हैं वो भी आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। आपने पुरुषों की समस्याएं भी हमें बताई, उसके कॉजेज भी बताए, इसके साथ साथ इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एक आम लेमैन इंसान इसको कैसे जान सकता है कि ये समस्याएं मेरे साथ हैं? क्योंकि आजकल तो देखो लाइफस्टाइल तो सबका बेकार है जी। और कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल भी आज की डेट में, नौकरी वालों का अपना प्रेशर है, जॉब वालों का, और इसके साथ साथ जो बिजनेस करते हैं उनका अपना प्रेशर, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लेवल मैनेज हो नहीं पाते। तो सिम्टम्स को हम कैसे जानेंगे, एक लेमैन कैसे जाने? जी, सबसे पहले इसके कुछ आपको फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं और कुछ मेंटल सिम्टम्स भी आएंगे जी। अगर किसी को पुरुषों से रिलेटेड समस्या हो जाती है, उसका कोई भी कारण हो, सबसे पहले उसको तो जनरल बॉडी में वीकनेस आना शुरू हो जाएगी, उसको कुछ भी काम करने का मन नहीं होगा। उसके अलावा वो बहुत जल्दी थक जाएगा, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। लाइक अगर वो काम कर रहा होगा तो उसका मन, जैसे बॉडी में एक वीकनेस आ जाती है, वो हो जाएगी। उसके बाद उसको मैक्सिमम पुरुषों को तब पता चलता है जब उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ड्यूरिंग इंटीमेशन, उनको इरेक्शन नहीं होती, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, इरेक्शन होती भी है तो बहुत कम होती है, और जब परफॉर्म करने लगते हैं तो परफॉर्मेंस नहीं होती। तो ये कुछ मेजर सिम्टम्स जो है फिजिकल बॉडी पे आते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, उनके बाल कई बार झड़ जाते हैं, स्किन पे ब्लेमिशेस, अच्छा, बाल भी झड़ जाते हैं, बाल भी झड़ते हैं जी। ब्लेमिशेस भी कई मेल्स में होने लग जाती है। उनकी ये जो चीक्स है बिल्कुल अंदर को चली जाती हैं, जिससे पता चलता है कि ये पुरुष का जो ओज धातु है बहुत क्षीण है। कलर बॉडी का, स्किन का चेंज होने लग जाता है। उसके साथ साथ मेंटल में उनको डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, उनका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। लिबिडो इस केस में बहुत लो हो जाता है कि उनको बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है, इसके अलावा भी बहुत सिम्टम्स आते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसमें डाइजेशन में भी अपसेट होना लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है पेशेंट को। ये देखिए कितने सिम्टम्स अभी डॉक्टर साहब ने बताए और हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये छोटे छोटे जो लक्षण अभी थे ना, ये आगे जाके बहुत समस्या धारण कर लेते हैं। इवन कुछ पुरुष तो क्या करते हैं कि चर्चा भी नहीं करते। नहीं। मतलब कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह लो ये हमारे देश का कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन, मेल एजुकेशन कह लो या सेक्सुअल एजुकेशन कह लो, तो है ही नहीं। जबकि ये जो एजुकेशन है, हमारे एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है कक्षा 1 से स्टार्ट होके कहीं ना कहीं देना चाहिए, क्योंकि बिना एजुकेशन के हम लोग जान ही नहीं पाते कि भाई इसकी क्या वैल्यू है। और बाद में जब वो
यंग बनते हैं, उसके बाद शादी होती है, उसके बाद कितनी मुसीबतों का, यहां तक कि कई लोगों को तो घर टूट जाते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ना किसी नए टॉपिक पे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।